गुप्ता निवास में आज खूब चहल पहल हो रही थी, और हो भी क्यों ना, घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी नव्या की शादी जो हो रही थी। आज नव्या गेहुआ रंग, भूरी आंखें, गोल चेहरा, कमर तक आते उसके लंबे घने बाल और उसकी वो प्यारी सी स्माइल, बहुत सुंदर थी नव्या। वो एक बैंक में नौकरी करती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी 6 साल पहले हुई थी और उसके बड़े भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी, और अब बारी थी नव्या की शादी की। अरेंज मैरिज हो रही थी उसकी, और वो अपनी शादी से बहुत खुश थी। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी की शादी में जितना खर्च कर सकते हैं उससे कहीं बढ़कर कर रहे हैं। नव्या के पापा, चलो चलो बारात घर चलो, आप सब यहाँ बैठे रहेंगे तो वहाँ बारात का स्वागत कौन करेगा। सुधीर अपने घर आए हुए सभी मेहमानों से कहते हैं। अपर्णा, नव्या की माँ, ओहो आप खामखा परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, सब हो जाएगा। धीरे धीरे शाम हुई। सभी मेहमान बारात घर की ओर प्रस्थान हुए, और बाकी घर वाले भी। नव्या और उसकी बहन तो ब्यूटी पार्लर से सीधा वहीं आने वाले थे। कुछ देर बाद शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। नव्या भी तैयार होकर अब आ गई थी। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ा, गहरी रची मेहंदी, दुल्हन का श्रृंगार, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो। अपर्णा तो उसे देखते ही उसकी नज़र उतार देती है। नव्या को एक अलग कमरे में बिठा दिया जाता है। उसकी सहेलियां भी उसके साथ थीं और खूब हंसी ठिठोली हो रही थी। थोड़ी देर में खूब धूम धमाके के साथ बारात आती है। क्रीम कलर की शेरवानी में अक्षय दूल्हा बहुत जच रहा था। आतिशबाजियों की एक लड़ी सी लग जाती है आसमान में। नव्या के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। अक्षय चौखट पर खड़ा है और नव्या की बहन सुनीता ने उसका रास्ता रोक रखा है और वो अपना नेक मांग रही है। हंसी खुशी यह रस्म पूरी होती है। अपर्णा अक्षय की आरती उतारती है। उसके बाद अक्षय अंदर आता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थीं। अक्षय के दोस्त, भाई काफ़ी खर्चा किया है तेरे ससुर ने, तो लगता है खूब मालदार पार्टी है। अक्षय इतराते हुए, तो तुम्हारा भाई भी कुछ कम नहीं है, मेरे जैसा लड़का इन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलता। वो सामने लगी शानदार स्टेज पर बैठते हुए बोलता है। खैर, कुछ देर बाद नव्या को जयमाला के लिए बुलाया जाता है। दुल्हन के जोड़े में सजी नव्या धीरे धीरे चलती हुई स्टेज की तरफ बढ़ रही है। अक्षय उसे ही देख रहा था। नव्या एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है और अक्षय को अपनी तरफ देखता पाकर वो शर्माकर पलकें झुका लेती है। अगले ही पल वे स्टेज के पास थी। अक्षय अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेता है और उसे स्टेज पर लेकर आता है। जैसे ही नव्या स्टेज पर आती है तो उन दोनों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसने लगती हैं और सब लोग तालियां बजाते हैं। नव्या कितनी खुश है ये तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। जयमाला का टाइम हो रहा था। अक्षय धीरे से नव्या से, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें लाइफ पार्टनर के रूप में मिलेगा। कुछ ज़्यादा ही घमंड से बोल रहा है वो। नव्या को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर उस वक्त वो चुप रह जाती है। चलो चलो जयमाला का टाइम हो गया है, नव्या की बहन स्टेज पर आते हुए बोलती है। अक्षय, नव्या से तुम्हारे घर वाले कितने खुश लग रहे हैं ना, क्यों तुम्हारे नहीं है क्या? नव्या भी जवाब दे देती है। अक्षय, ओह तुम तो बुरा मान गई। खैर ये सब छोड़ो, अपने पापा से कहो कि जयमाला की रस्म तभी होगी जब मुझे एक चमचमाती कार मिलेगी, वरना भूल जाओ इस शादी को। लास्ट मिनट पर अक्षय अपनी शर्त नव्या के सामने रखता है। ये सुनकर नव्या को एक धक्का लगता है और वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही मेरे पापा बहुत खर्चा कर चुके हैं, फिर बाइक भी तो दे रहे हैं ना। वो गाड़ी देना हम लोगों के बस का नहीं है। नव्या धीरे धीरे उससे बोल रही थी ताकि कोई और उसकी बात न सुन पाए। अक्षय, बाइक तो आजकल ऐरा गैरा दे रहा है, कम से कम तुम लोगों को मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल करना चाहिए ना। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ मैं, मुझे बाइक गिफ्ट करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नव्या को गुस्सा आ जाता है। ओह, तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते गाड़ी? यूँ भिखारी क्यों बने हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी बोलने की?
एक तो पहले भी एक बार तुम्हारी सगाई टूट गई थी, ये जानते हुए भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ तुम लोगों पर। वो थोड़ा ज़ोर से बोलता है। यह सुनकर नव्या एक बार फिर टूट जाती है। अगर पहले उसकी सगाई टूटी थी तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना, वो लड़का ही गलत था। नव्या को बहुत घबराहट होने लगती है। उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ती है जो कि भाग भाग कर काम कर रहे थे। सोच क्या रही हो नव्या, जल्दी अपने पापा से कहो, वरना। नव्या की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। एक बार पहले जो हुआ वो आज फिर से होने जा रहा था। ये देखकर नव्या घबरा जाती है। वो बात संभालते हुए, देखो अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं बाद में पापा से कह दूंगी। यह सुनते ही अक्षय को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपने सर से सेहरा उतार कर फेंक देता है। वह नव्या से कहता है कि तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती। मैंने बोला ना, गाड़ी मिलेगी तो ही शादी होगी। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बोलता है। शोर सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। नव्या के घर वाले जल्दी से स्टेज पर आ जाते हैं। सुधीर, क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? अक्षय, मुझे अभी इसी वक्त एक ब्रांड न्यू कार चाहिए, तभी शादी होगी वरना नहीं। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सुधीर तो बहुत परेशान हो गए थे, बाकी सब भी शॉक्ड थे। खासकर जो बाराती आए थे वो आपस में, ये अक्षय पागल हो गया है क्या? ऐसी बात थी तो पहले बताता, अब लास्ट मिनट में खुद ही मार खाएगा और हमें भी खिलाएगा। सब लोग अक्षय को समझाने की कोशिश करते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं। अक्षय ज्यों का त्यों अपनी बात पर अड़ा हुआ था और साथ साथ वो नव्या को बुरा भला भी बोलने लगा कि एक तो पहले भी इस लड़की की सगाई किसी और से हुई थी, फिर भी चलो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं किसी का झूठा खाने का। अक्षय के बारे में इतनी गलत बात सुनकर उसका भाई तैस में आ जाता है और वो लपक कर अक्षय का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। अक्षय के घरवाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर सब बेकार। मौका देखकर कुछ बाराती तो खिसक लेते हैं और जो बचे थे उन सबको भी बंद कर लिया जाता है और तबीयत से सबकी कुटाई होती है। माहौल कुछ ज़्यादा बिगड़ता हुआ देखकर कोई पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस आती है और पहले तो सबको शांत करती है और फिर क्या मसला है वो पूछती है। नव्या का भाई पुष्कर पुलिस को सारी बात बताता है कि कैसे अक्षय उनसे दहेज की मांग कर रहा था। अक्षय जो कि मार खाकर अधमरा पड़ा था, पुलिस वाले उसे गिरेबान से पकड़ते हुए, क्यों बे, दहेज की मांग करता है, वो भी सरेआम? अक्षय, ये तो मेरा हक है, इसमें दहेज कहाँ से आ गया? वहाँ बैठी कुछ औरतें, देखो तो कितना लालची है। अच्छा हुआ जो शादी होने से पहले ही इसकी सच्चाई सामने आ गई, वरना क्या होता हमारी नव्या का। उनमें से एक, अरे नव्या, ये नव्या कहाँ गई? ये लड़की नज़र नहीं आ रही है कहीं, कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, वो औरत घबराते हुए बोलती है। तब तक अक्षय और उसके घरवाले को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सुधीर और पुष्कर भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ मेहमान भी जाते हैं अपना फ़र्ज पूरा करने। अरे नव्या को ढूंढो, कहाँ गई वो? एक अफरा तफरी मच जाती है चारों तरफ। सब जल्दी से नव्या को ढूंढने लगते हैं। तभी नव्या की भाभी कामनी की नज़र मंडप के पास बैठी नव्या पर पड़ती है, जो कि ज़मीन पर बैठी एकटक बिखरे हुए मंडप को देख रही थी। कितना सुंदर लग रहा था कुछ देर पहले, पर एकदम से ऐसी आंधी आई जो नव्या का सब कुछ तबाह कर गई। रो रो कर उसका काजल गालों पर आ गया था, सर से दुपट्टा सरक गया था, बाल बिखर गए थे, मांग टीका पता नहीं कहाँ गिर गया था। कितने अरमान थे उसके जो सब एक झटके में टूट गए थे। उसकी हालत देखकर उसकी माँ अपर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। नव्या भी किसी बच्चे की तरह उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। बस बस मेरी बच्ची, चुप हो जा, तू क्यों रोती है? वो तेरे लायक ही नहीं था, वो उसके आंसू साफ करते हुए बोलती हैं। कामनी बहू, नव्या को घर ले चलो। कुछ ही देर में वो नव्या को घर ले जाते हैं। हर किसी को उसके साथ सहानुभूति थी। बिल्कुल चुप्पी साध ली थी उसने। घर पहुंचने के बाद
नव्या बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। धीरे धीरे चलते हुए वो आईने के सामने जाती है। अक्षय के कहे शब्द अभी भी उसके दिल पर चोट कर रहे थे। एक तो पहले भी तुम्हारी सगाई टूट गई थी, फिर भी मैं इस बात को नज़रअंदाज करके तुमसे शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है कि किसी के जूठन खाने का। नव्या अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लेती है और वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि पहले उसकी सगाई रोहित के साथ हुई थी, पर वो सही नहीं था। चलो मिलने तक तो ठीक था, पर वो नव्या को बहाने से छूने की कोशिश करता था और नव्या के मना करने पर मुंह बना लेता था और कहता था कि मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ ना। पर नव्या का दिल नहीं मानता था। उसने धीरे धीरे रोहित से मिलना कम कर दिया। फिर हद तो तब हो गई जब रोहित ने उससे अपनी नग्न फ़ोटो भेजने को कहा। यह सुनकर नव्या शॉक्ड रह गई। उसे समझ आ गया कि रोहित बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। उसने बिना देर किए ये बात अपनी माँ को बताई और इस रिश्ते के लिए ना कर दिया। अब इन सब में तो नव्या की कोई गलती नहीं ना। चलो वक्त बीता और ये बात आई गई हो गई, पर इस बिना गलती की सज़ा नव्या को किस तरह मिलेगी ये नहीं सोचा था उसने। एकदम से वो अपने गहने निकाल कर एक तरफ फेंक देती है, हाथों में पहना चूड़ा निकालने लगती है, होंठों पर लगी लिपस्टिक को अपने हाथ से साफ करने लगती है और हाथ में गहरी रची मेहंदी को आपस में रगड़ने लगती है कि किसी तरह से ये सब हट जाए। और ऐसा करते वक्त वो बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं, जो कि उसके घर वालों का दिल दहला रही थी। तभी उसका भाई और पापा वापस घर आते हैं। नव्या की चीखें सुनकर उसके पापा बुरी तरह टूट जाते हैं। बेटी की शादी टूटने का सदमा तो उन्हें पहले ही लग गया था, बाकी रही सही कसर नव्या की हालत ने उन्हें पूरी कर दी। बस एक प्राण नहीं निकले उनके, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। वो भागकर नव्या के कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए, नव्या मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन, अपने पापा की बात नहीं सुनेगी। नव्या लगातार रोए जा रही थी। नव्या अपने पापा की बात सुन बेटा, वो भी रोते हुए बोलते हैं। अपने पापा का रोना सुनकर एक पल के लिए नव्या ठहरती है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पापा का रोना नहीं। अगले ही पल वो अपने आंसू पीती है और कुछ बोलने के लिए अपने होंठ हिलाती है, पर आवाज़ साथ नहीं देती। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। बोलना चाहती थी वो, पर नहीं बोल पा रही थी। बाहर से उसके पापा दरवाज़ा पीट रहे थे और उसे आवाज़ लगा रहे थे। नव्या बड़ी मुश्किल से अपना गुबार गले के नीचे उतारती है ताकि उसकी आवाज़ निकल पाए। मैं ठीक हूँ पापा, बस इतना ही निकला है उसके मुंह से। इसके बाद वो पास रखा अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रख लेती है ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना निकले। अपर्णा, मेरी फूल सी बच्ची को क्या हालत हो गई है, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोलती हैं। वहीं एक साइड पर रखी नव्या की भाभी कामनी मन ही मन कुड़ते हुए, क्या मुसीबत है, अच्छी खासी आज इसकी शादी हो रही थी, पर अब फिर से ये घर बैठ गई और महारानी की सेवा करो वो अलग। पता नहीं मेरी आज़ादी के दिन कब आएंगे। और एक ये मेरा पति, इसे तो बस अपनी बहन दिखाई देती है। मैं तो अब ये नौटंकी ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपर्णा सुधीर के कंधे पर हाथ रखते हुए, उसे अकेला छोड़ दीजिए कुछ देर। सुधीर भी थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर पहले जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, वो घर अब मातम में बदला हुआ था। उधर पुलिस भी अक्षय की खूब खातिरदारी कर रही थी। उसके घर वाले मारे मारे फिर रहे थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दो, दहेज का केस है मैडम, वो भी सरेआम मांग रहा था, ये तो जेल से बाहर न निकलने वाला। अब तो अक्षय के चेहरे पर भी डर नज़र आने लगा था। ये रात थी जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। नव्या वैसे ही बैठे बैठे ज़मीन पर लुढ़क गई थी, पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखों के किनारे अब भी भीगे हुए थे। खैर 2 दिन बीत जाते हैं, पर इन 2 दिनों में नव्या ने एक बार भी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। उसके माँ पापा उसके पास आते, उसे समझाते और ज़बरदस्ती खाना भी खिला देते। उसका भाई भी उसे खूब स्नेह कर रहा था।
कि जो भी हुआ नब्या उसे भूल जाए। दिखावे के लिए कामनी भी उसके पास जाकर उसको दिलासा देती है। नब्या सबकी बातें सुन रही थी। कामनी उसे कहती है कि भूल जाए सब कुछ और वापस अपनी नौकरी पर जाए, क्योंकि उसे तो बस नब्या के पैसों से मतलब था। नब्या ने शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर अब पता नहीं वो क्या फैसला करेगी। धीरे धीरे सभी मेहमान भी चले गए। पूरे मोहल्ले में बस यही बात हो रही थी। हर किसी को नब्या के साथ हमदर्दी थी, सहानुभूति थी। पर ये हमदर्दी, ये सहानुभूति कब गॉसिप और तानों में बदल गई, इसका पता नब्या को तब चला जब वो 1 हफ्ते बाद अपने काम के लिए निकली। अंदर ही अंदर वो बहुत नर्वस फील कर रही थी, पर हिम्मत तो दिखानी थी ना। अपर्णा ने पीछे से, कहाँ जा रही है दिव्या बेटा? वो बैंक जा रही है मम्मी जी, कह रही थी घर बैठी रहूँगी तो वही सब दिमाग में आएगा। कामनी साहब झूठ बोल देती है। नब्या का इस तरह से जाना अपर्णा को बहुत अजीब लगता है। नब्या अभी 2-4 कदम ही चली होगी कि तभी कुछ लोगों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अरे ये तो नब्या है ना, इसकी तो शादी हो गई ना, एक औरत बोलती है। अरे कहाँ हुई इसकी शादी? तू अपने मायके गई थी ना, इसलिए तुझे नहीं पता। बहुत बुरा हुआ इसके साथ, ये कहकर वो चटकारे लेते हुए उसे सारी बात बताने लगती है। नब्या को 1-1 कदम चलना भारी हो रहा था। सारी बात सुनकर वो औरत, एक बार पहले भी इसकी सगाई टूट गई थी ना, ज़रूर कुछ और बात हुई होगी और इन लोगों ने नाम डाल दिया लड़के वालों पर। इसकी तो किस्मत ही खराब है। कम से कम मेहंदी तो उतरने देती, बाहर निकलने की इतनी क्या जल्दी है? वो ताना कसते हुए बोलती है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए नब्या तेज तेज कदम बढ़ाने लगती है। हिम्मत लेकर वो घर से बाहर निकली थी। वो हिम्मत तो पहले ही कदम पर ढेर हो गई थी। अभी तो सफ़र शुरू हुआ था। अभी तो कितने लोग मिलेंगे और यही बातें करेंगे। कुछ होंगे जिन्हें सच में नब्या के साथ हमदर्दी होगी, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। नब्या ये सब भूलना चाहेगी भी, तब भी ये लोग उसे भूलने नहीं देंगे, बल्कि वापस वहीं लाकर खड़ा कर देंगे। खैर, किसी तरह वो ऑटो रिक्शा में बैठती है और बैंक के लिए निकल जाती है। 1 हफ्ता हो गया था। अक्षय अभी भी जेल में था। उसके माँ बाप हर कोशिश कर रहे थे उसे जेल से बाहर निकालने की, पर सब बेकार। 1 हफ्ते से अक्षय के माँ बाप ने उसे देखा नहीं था। पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया था। उनको बड़ी मुश्किल से अक्षय की माँ ने हाथ पैर जोड़कर पुलिस वालों से मिन्नत की थी, तब कहीं जाकर आज वो अक्षय से मिल पा रहे थे। कुछ ही देर में धीरे धीरे चलता हुआ अक्षय आता है। साफ पता चल रहा था कि अक्षय को कितना मारा है पुलिस वालों ने। उसकी हालत देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए, ये क्या किया तूने अक्षय? अपनी एक गलती की वजह से तूने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली। आखिर तुझे किस चीज़ की कमी थी? गाड़ी तो तू खुद भी खरीद सकता था ना, फिर क्या ज़रूरत थी यूँ सबके सामने भिखारी बनने की? माँ, अक्षय एकदम से बोलता है, कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना मैं? सब कितना अच्छा चल रहा था। नब्या जैसी सुंदर और समझदार लड़की तेरी जीवन साथी बनने वाली थी और तूने सब गंवा दिया, अपनी और नब्या की ज़िंदगी खराब कर दी। शर्म नहीं आई तुझे? ये सुनते ही अक्षय अपने पापा की तरफ देखता है। बदले में उसके पापा अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं। मधु रोते हुए, आखिर क्या हासिल हुआ तुझे ये सब करके? मैं पापा की बातों में आ गया था माँ। पापा ने ही मुझसे कहा था ये सब करने के लिए, और ये भी कहा था कि लड़की वालों की मजबूरी है, लास्ट मिनट पर जो मांगोगे वो उन्हें देना ही पड़ेगा। यह सुनते ही मधु अपने पति की तरफ देखती हैं, जो कि अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे, नज़रें तक नहीं मिला पा रहे थे वो दोनों से। आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? आप? अच्छा, अब समझी। पर इसमें गलती आपकी नहीं है, मेरी है, मेरे घर वालों की है। सालों पहले जब आपने भी इसी तरह मुझसे शादी करते वक्त दहेज मांगा था, आधे फेरे रोककर, उसी वक्त आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको लगा कि जो सालों पहले हो चुका है वो अभी आराम से हो जाएगा, इसलिए आपने अपने बेटे की ज़िंदगी अपने ही हाथों से ख़राब कर दी।
ये कहकर मधु वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब तो अक्षय को भी एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपने पापा की तरफ देखता है जैसे शिकायत कर रहा हो। उसके पापा बिना उससे नज़रें मिलाए, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें जल्द बाहर निकालता हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नव्या भी अब बैंक पहुँच गई थी। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके मन में। उन औरतों की बातें अभी तक उसके कान में गूंज रही थीं। मेहंदी तो हटने देती, इतनी क्या जल्दी थी घर से बाहर निकलने की। नव्या का दिल तो किया कि वो वापस घर चली जाए। अगले ही पल उसकी भाभी के शब्द उसे याद आ जाते हैं। ओ मैडम, उतरना नहीं है क्या? ऑटो वाला उसे आवाज़ लगाता है, जिससे नव्या होश में आती है। ऑटो वाले को पैसे देकर वो बैंक के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। एक हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी और दूसरे हाथ में अपने पर्स को कसकर पकड़ रखा था। किसी तरह हिम्मत बटोर वो अंदर जाती है और वही होता है जो उसने सोचा था। पूरे स्टाफ की नज़र नव्या पर और साथ के साथ खुसुर-फुसुर। अरे ये नव्या इतनी जल्दी आ भी गई, इसने तो 1 महीने के लिए छुट्टी ली थी ना। अब शादी ही नहीं हुई तो किस बात की छुट्टी, बेचारी, उसकी एक सहेली बोलती है। नव्या सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहीं पर खड़े 2 लड़के जो कि नव्या पर चांस मारते थे, पर नव्या उन्हें घास तक नहीं डालती थी। हाय, कहाँ तो इसके रातें रंगीन होने का टाइम आया था और कहाँ ये, इतना कहकर वो दोनों हंस पड़ते हैं। नव्या सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उनकी कई बातें नव्या को तीर की तरह चुभ रही थीं। वो उन लड़कों को जवाब देने ही वाली थी, तभी प्यून वहाँ आता है और नव्या को देखकर, अरे मैडम, आप इतनी जल्दी वापस आ गईं, शादी के बाद घूमने नहीं गईं? अब उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था तो उसने सीधे सीधे पूछ लिया। यह सुनकर वो दोनों लड़के और भी ज़्यादा हंसते हुए, अब शादी हुई होती तो घूमने जाती ना, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब जो भी हुआ उसमें नव्या की क्या गलती? नव्या की एक सहेली उन लड़कों को लताड़ते हुए बोली, अरे तुम हम पर क्यों भड़क रही हो? अब हमें क्या पता किसकी गलती थी किसकी नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने सुना। अच्छा, तो क्या सुना तुमने? ज़रा मैं भी तो सुनूं। नव्या की सहेली दोनों को घूरते हुए बोलती है। यही कि नव्या की पहले से सगाई हुई थी, यह बात लड़के को पता लग गई और उसने शादी करने से मना कर दिया और बदनामी के डर से इन लोगों ने दहेज का झूठा आरोप उस पर लगा दिया। यह सुनकर तो नव्या शॉक्ड रह जाती है। उसकी सहेली, हाँ, टूटी थी इसकी सगाई, जो कि इसने खुद तोड़ी थी। अब वो लड़का ही गलत था तो इसमें वो लड़के बीच में ही। ओहो, सारी दुनिया के गलत लड़के इसे ही मिल रहे हैं। भाई हद हो गई है ये तो। अच्छा इत्तेफाक है। ये कहते हुए वो दोनों फिर हंसने लगते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी। नव्या को लगता है सब उस पर हंस रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लोगों का इस तरह हंसना सीधा उसकी मानसिकता पर असर करता है। ये था उसके टूटने का दूसरा कदम। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेज़ी से अपना पर्स उठाया और तेज़ी से वहाँ से भाग गई। उसकी सहेली उसे आवाज़ लगाती रह गई पर उसने नहीं सुना। वो उन लड़कों की तरफ देखते हुए, सेम ऑन यू गाइज, पर उन लड़कों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। नव्या वहाँ से निकली और सीधा अपने घर के रास्ते पर भागने लगी। ऑटो तक नहीं लिया उसने। नव्या अपने घर पहुँचती है और सीधा अपने कमरे में। उसे इस तरह देखकर सब हैरान रह गए थे, खासकर कामनी। वो उसे देखकर अभी तो ये गई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई। इस लड़की को सेवा करवाने की आदत पड़ गई है। नव्या के माता पिता उसके पीछे जाते हैं। नव्या बुरी तरह अपने पापा से लिपट कर रोने लगती है और सारी बात बताती है। बाहर खड़ी कामनी, सब बहाने हैं इसके, काम ना करना पड़े उसके लिए ड्रामे कर रही है। कह तो ऐसे रही है जैसे पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी है, वरना अपनी बच्ची को सीने से लगा लेती हैं। जबकि उसके पापा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो वो थके कदमों से बाहर बैठक की तरफ चले गए। उनके पीछे पीछे कामनी भी चली गई और वो अंदर जाते हुए, देख लिया पापा जी आपने अपनी जिद का नतीजा। मैंने कितना कहा कि नव्या की शादी मेरे चचेरे भाई रिंकू से कर दो,
पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। रिंकू कोई लड़का है, पढ़ा लिखा भी कम है, ऊपर से रोज़ शराब पीता है। उससे अच्छा तो मैं अपनी नब्या को सारी ज़िंदगी घर बैठा कर रख लूँगा, पर उससे शादी नहीं करूँगा। यही कहा था ना आपने। तो अब कौन सा आपने नब्या के लिए राजकुमार ढूंढ लिया? अब बैठ गई है वो घर में हमेशा के लिए। मुझे तो डर है कहीं पागल ना हो जाए, और इन सबके जिम्मेदार केवल आप हो पापा जी, केवल आप। सबके सब बैठ गए हैं मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। बड़बड़ करते हुए वो बाहर चली जाती है। उसकी बातें सीधा उनके दिल पर असर करती हैं। वो भी खुद को ही हर चीज़ का जिम्मेदार मानने लगे थे। वो ये सब सह नहीं पाए और अगले ही पल तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गए। देखते वक्त वो टेबल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सब बेकार। धड़ाम करके एक आवाज़ बाहर तक जाती है, जिससे सब चौंक जाते हैं और जल्दी से बैठक की तरफ दौड़ते हैं, यहाँ तक कि कामनी भी। पर जब तक वो अंदर जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नब्या के पापा बेजान से ज़मीन पर पड़े थे। पापा, नब्या चिल्ला पड़ती है। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कामनी को अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसकी कई कड़वी बातों की वजह से ये सब हुआ है तो कोई छोड़ेगा नहीं उसे, खासकर पुस्कर। इसलिए वो भी एक कोने में खड़ी घड़ियाली आंसू बहा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सॉरी, हॉस्पिटल आने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सबके ऊपर बिजली की तरह गिरती है, खासकर नब्या के ऊपर। एक पापा ही तो थे पूरे घर में जिनके वो सबसे ज़्यादा करीब थी, जिनसे अपनी हर परेशानी वो खुलकर कह देती थी। पर आज भगवान ने उसे भी नब्या से छीन लिया। एक बार फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, मोहल्ला वाले भी अपना फ़र्ज अदा करने आते हैं। अपर्णा का तो बुरा हाल हो गया था, वो तो बार बार बेहोश हो रही थी। नब्या खुद को संभाले या अपनी माँ को, चलो किसी तरह सबने मिलकर दोनों को संभाला और अंतिम संस्कार किया गया। पर मातम तो अभी भी छाया हुआ था। लोगों की दबी दबी आवाज़ें नब्या के कानों तक भी पहुंच रही थी। हे भगवान, कैसी मुसीबत आ गई इनके परिवार पर। पहले नब्या की शादी टूट गई और अब उसके पापा की मौत। बेचारी नब्या। अरे बेचारी कोई नहीं है, मनहूस है एक नंबर की। इसी की वजह से तो ये सब हुआ है। अपनी शादी तो हो नहीं पाई, अपनी माँ का सुहाग और खा गई। और जितने लोग उतनी बातें, ना किसी को कुछ कह सकते थे। यह वक्त ही ऐसा था। वक्त बीतता है और सभी रिश्तेदार चले जाते हैं, पर जाते जाते छोड़ जाते नब्या के दिल में ये बात कि उसके पापा की मौत उसकी वजह से हुई है। नब्या तो पहले ही टूट चुकी थी और अब उसके पापा की मौत का इल्ज़ाम भी उसके सर पर डाल दिया गया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थी। अपर्णा ने तो एकदम चुप्पी साध ली थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कोई होश ही नहीं था। नब्या का हाल भी कुछ ऐसा था। नौकरी तक छोड़ दी थी उसने अपनी, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कामनी ने पुस्कर के कान भरने भी शुरू कर दिए थे। नब्या ऐसी है, देखो नौकरी भी छोड़ दी इसने, इसी की वजह से पापा की जान गई। अगर ये पहले अपनी सगाई नहीं तोड़ती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुस्कर, ये तुम क्या कह रही हो कामनी? वो लड़का ही गलत था। अरे कुछ गलत नहीं था, चलो वो गलत था और मेरा चचेरा भाई रिंकू भी गलत था। नब्या की नज़र में तो हर लड़का गलत है। अरे थोड़ी बहुत शराब पी लेता है कभी कभी, पर दहेज नहीं मांगता वो। अब तुम भी तो पीते हो ना कभी कभी, पर मैं तो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन तुम्हारी बहन के तो नखरे हो रहे हैं। इसे तो आदत है हर लड़के में कमी निकालने की, और देखो इसकी इस आदत की वजह से पापा की भी जान चली गई। कामनी पुस्कर का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसकी बातों का असर पुस्कर पर होने लगा था। उधर अक्षय के पापा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे उसे जेल से निकालने की। उसका वकील उसे सलाह देता है कि जब तक लड़की वाले केस वापस नहीं लेते तब तक अक्षय जेल से बाहर नहीं आएगा। अब तो पैसे देकर आपको ये केस खारिज करवाना पड़ेगा। अपने बेटे को बचाने की खातिर वो नब्या के घर जाते हैं, पर कामनी उन्हें बाजार में ही मिल गई। अब भी कोई कमी रह गई जिसे पूरी करने आप आए हैं? कामनी इतराते हुए बोलती है। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, पर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। भगवान के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो, ये केस वापस ले लो।
उसके लिए मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। 20 लाख का नाम सुनते ही कामनी की आंखों में चमक आ जाती है और मन में लालच। थोड़े नखरे करने के बाद वो उसे कह देती है कि वो नव्या को समझा देगी। आप आज रात को पैसे लेकर घर पर आ जाइए। उसके बाद वो खुशी खुशी घर जाती है। पहले तो वो पुष्कर को अपने साथ शामिल करती है। फ्री का पैसा किसे बुरा लगता है। और पुष्कर तो पहले ही कामनी के रंग में रंग चुका था। उसे भी कामनी की बात सही लगती है। चलो, पुष्कर तो मान गया, अब बस नव्या को राजी करना है। मन ही मन कुछ सोचते हुए वो उसके पास जाती है और सीधा पॉइंट पर आते हुए, अक्षय के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसे तुम वापस ले लो। नव्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ऐसे मत देखो मुझे, इसके बदले में वो 20 लाख रुपए दे रहे हैं। देखे हैं कभी तुमने 20 लाख? वैसे भी काम धंधा छोड़कर तुम घर पर बैठ गई हो। अब पुष्कर घर का खर्च चलाए या तुम्हारी ना हुई शादी का कर्जा उतारे, इसलिए जो कह रही हूँ उसे चुपचाप मान लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देर रात को अक्षय के पिता उनके घर आता है पैसों को लेकर। कामनी तो खुशी से चहक रही थी। वो पैसों का बैग खोलकर कामनी के सामने करता है। इतना पैसा देखकर तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। नव्या तो राजी हो जाएगी ना? कामनी ललचाई नज़रों से पैसों को देखते हुए, जी जी, अब बस अक्षय जेल से बाहर होगा। वो पैसों के बैग पर हाथ रखते हुए बोलती है। अभी नव्या बाहर आती है और पैसों के बैग को उठाकर बाहर की तरफ फेंकते हुए, दफ़ा हो जाइए यहाँ से। जिस इंसान की वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हुए, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे बचा लूँ? कभी नहीं। अपने ये पैसे उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। नव्या बहुत गुस्से से बोलती है। नव्या बेटा, चाहो तो और पैसे ले लो, पर मेरे बेटे को, आपके इन पैसों से मेरे पापा लौट कर आ सकते हैं क्या? नव्या दहाड़ते हुए बोलती है। बीच में ही बेहद गुस्से से, आपके इन पैसों से मेरे पापा वापस आ जाएंगे क्या? नहीं ना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। इससे पहले कि मैं धक्के मारकर आपको बाहर निकाल दूं, आप बस चले जाइए यहाँ से। नव्या को इतने गुस्से में शायद ही इतने गुस्से में किसी ने देखा हो। अक्षय के पापा निराशा से वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही कामनी नव्या पर बरस पड़ती है। मनहूस कहीं की, ये क्या किया तूने? घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। ये कहते हुए वो एक थप्पड़ मार देती है नव्या के। कामनी, पुष्कर एकदम से बोलता है, मुझ पर मत चिल्लाओ। ये देखो कि तुम्हारी बहन ने क्या किया। 20 लाख रुपए थे, वो 20 लाख। देखे हैं कभी इतने रुपए? सारी जिंदगी कमाते तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। कामनी की बातों का पुष्कर पर भी असर होने लगा था। 20 लाख का लालच उसके मन में भी घर कर गया था। अब उसे कामनी सही और नव्या गलत लग रही थी। ये क्या किया तूने नव्या? अच्छे खासे पैसे आ रहे थे और तूने सब खराब कर दिया। अपने भाई की बात सुनकर नव्या हैरान रह जाती है। वो भाई जो कभी उस पर जान दिया करता था और आज वही भाई उसके खिलाफ बोल रहा है। भाई, आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, पर उन पैसों से हमारे पापा का कातिल भी जेल से बाहर आ जाएगा। वो नज़र नहीं आता आपको? तो क्या अक्षय के जेल में रहने से पापा जी वापस आ जाएंगे क्या? कामनी जहर उगलते हुए बोलती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पुष्कर भी उसके पीछे पीछे जाता है। बुरी तरह टूट गई थी नव्या। नफरत सी हो गई थी नव्या को अपने भाई भाभी से। कैसे लोग हैं ये, इतने गिरे हुए, इतने लालची। काश पापा आप मेरे साथ होते। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा? वो सामने दीवार पर लगी अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए बोलती है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है, जो कि अपने कमरे में आरामदायक कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी। नव्या उनके पास जाती है और उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगती है। उधर गुस्से से भरी हुई कामनी अपने कमरे में जाती है। पुष्कर भी उसे मनाते हुए उसके पीछे जाता है। उधर नव्या अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बिफर पड़ी थी। अपर्णा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, ऐसी तो नहीं थी मेरी नव्या। डरना और हारना तो उसने सीखा ही नहीं था ना। हालातों से भागना भी मैंने उसे नहीं सिखाया था। फिर मेरी नव्या ऐसे कैसे हो गई? तेरे पापा क्या तुझे ऐसे देखकर क्या खुश होते होंगे? नहीं बेटा, वो बहुत दुखी होंगे। नव्या कुछ नहीं बोलती, बस अपर्णा की गोद में सिर रखकर सुबकती रहती है। अच्छा, एक बात बता, अक्षय को तूने सजा दिलवा दी,
पर जो बिना गलती के तू सजा भुगत रही है उसका क्या? ये सुनते ही नव्या नासमझी से उसकी तरफ देखती है। अपर्णा अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए, सजा ही तो है जो तूने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है, यहाँ तक कि नौकरी भी छोड़ दी है, अपनी लोगों की बातें तूने खुद पर हावी कर ली और अपने पापा की दी हुई सीख को भूल गई। नव्या वापस उसकी गोद में सिर रखते हुए, मैं बिखर गई थी माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब लोग वापस वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं। लोगों के ताने अभी भी मेरे कान में घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब मेरी ही गलती है। ना बस बेटा, बहुत रो चुकी है तू, बहुत रुला लिया है तुझे सबने, पर अब नहीं, अब तुझे जवाब देना होगा, सबका सामना करना होगा। उधर कामनी ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है और अब नव्या ने भी सोच लिया था कि उसे क्या करना है। पहले तो उसे एहसास होता है कि वो अपने दुख में अपनी माँ को तो भूल ही गई। आज गौर से देखा तो उसे पता चलता है कि कितनी कमज़ोर हो गई है अपर्णा। कामनी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती उन पर। वो अपने आंसू साफ करती है और किचन में जाकर दूध गर्म करके लाती है। नव्या दूध लेकर जाती है और अपर्णा को पिलाती है। कुछ ही देर में अपर्णा तो सो जाती है, पर नव्या को नींद नहीं आती। वो अपना लैपटॉप खोलकर देर रात उसमें जॉब सर्च करती है। नव्या की ज़िंदगी से अंधेरा छट गया था और अब एक खूबसूरत ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही थी। अगली सुबह नव्या एक नई उमंग और जोश के साथ उठती है। उसने सोच लिया था कि जो जो गलतियां उसने की हैं उसे अब वो सुधारेगी और इसलिए वो आज इंटरव्यू देने जा रही थी। कामनी भी उठ गई थी। वो बड़ी बेसब्री से नव्या के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। अपर्णा भी आज अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आकर बैठ गई थी। यह देखकर कामनी चिढ़ जाती है। कुछ ही देर में नव्या अपने कमरे से बाहर आती है। हल्के पीले कलर का चूड़ीदार, बालों की पोनी बनाई हुई, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक। अब लग रही है वो पहले वाली नव्या। उसे इस तरह देखकर तो कामनी के होश ही उड़ जाते हैं। इसे देखो कितना सा संवर कर निकली है, वो मन ही मन खींचते हुए बोलती है। ठीक उसी वक्त उसकी काम वाली बाई ममता आती है, जो काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रही थी। तभी कामनी अपना नाटक शुरू कर देती है। अरे अरे भई रुक, कोई ज़रूरत नहीं है काम पर आने की, हमने काम नहीं करवाना अब। ये सुनकर ममता, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई बीबी जी? कामनी नव्या को ताना कसते हुए, तेरी कोई गलती नहीं है ममता, पर मेरे पास तुझे देने के लिए अब पैसे नहीं हैं। इतनी कमाई नहीं है पुष्कर की जो दो दो लोगों को मुफ्त में बिठाकर खिलाऊं भी और फिर काम वाली का भी खर्च करूं। ना बाबा ना, तू अपना काम कहीं और देख ले। कामनी गेट के पास खड़ी होकर बोल रही थी, जिससे दो चार औरतें भी वहां आ जाती हैं। नव्या सब समझ रही थी कि कामनी क्या करने की कोशिश कर रही है, क्यों ममता को काम पर से हटाया जा रहा है। कामनी मन ही मन खुश हो रही थी कि जब सारे घर का काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा, पर अगले ही पल नव्या उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, और काम ना करने की वजह से आपका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सुनते ही सब औरतें अपना मुंह दबाकर हंसने लगती हैं। कामनी को बहुत तेज गुस्सा आता है। नव्या आगे बोलते हुए, ममता दी, आप माँ का और मेरा रूम साफ कर देना, बाकी भाभी अपने आप कर लेंगी और आपको पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है नव्या, इतना कहकर ममता अपर्णा के कमरे में चली जाती है। इतनी औरतों के सामने कामनी कुछ बोल ही नहीं पाती, वो अपने ही जाल में फंस जाती है। नव्या अपना दुपट्टा सही करते हुए घर से बाहर निकल जाती है और कामनी बस उसे देखती रह जाती है। नव्या ऑटो में बैठती है और आगे बढ़ जाती है। ट्रैफिक बहुत था और उसे 11 बजे तक हर हाल में पहुंचना था। भैया थोड़ा सा तेज़ चलाओ, मुझे लेट हो जाएगा। ऑटो वाला थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है और कुछ ही देर में नव्या एक ऑफिस के सामने पहुंचती है। वो ऑटो वाले को पैसे देकर बाहर निकलती है और सामने बनी बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ चल देती है। वो अंदर जाती है। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? प्यून उससे पूछता है। हाँ, नव्या जवाब देती है। आप इस तरफ आ जाइए, इंटरव्यू बस शुरू होने ही वाला है। नव्या देखती है कि और भी बहुत लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए। वो भी एक तरफ बैठ जाती है। बी रेडी गाइस, इंटरव्यू बस स्टार्ट होने ही वाला है, बॉस आ चुके हैं, एक लड़का बाहर आकर बोलता है।
बस 20 मिनट में आपको अंदर बुलाया जाएगा, तब तक आप कॉफ़ी पीजिए। इतना कहकर वो वापस अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक औरत जो कि वहाँ पर काम करती थी, वो सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। जैसे ही वो कुछ कदम चलती है, तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। कॉफ़ी भी नीचे गिर जाती है। लोग फटाफट से उसके पास जाते हैं। नब्या भी जाती है, प्यून भी भागा आता है। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, प्यून बोलता है। तो भाई जल्दी से ले जा, वहाँ खड़ा एक लड़का बोलता है। प्यून, नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता। हमारे पास बहुत गुस्सैल हैं। अगर पता चला कि मैं काम पर नहीं था तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। आप में से कोई इन्हें ले जाओ। तभी अंदर से आवाज़ आती है, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, मिस पारुल अंदर आइए। नब्या, वाह अजीब बॉस है यहाँ के। ये भी तो यहाँ काम करती है ना, इनके प्रति तुम्हारे बॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप मेरी मदद कर दो, मैं ले जाऊँगी इनको हॉस्पिटल। अरे मैडम, आपका इंटरव्यू, आपका नंबर बस आने ही वाला है, और अगर आप चली गई तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो वाट, मुझे ऐसे घटिया ऑफिस में काम करना भी नहीं है। इतना कहकर वो प्यून की मदद से उस औरत को ऑटो रिक्शा में लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। बाकी सब वहीं खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। नब्या के वहाँ से जाते ही वो प्यून, चलिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उन मैडम को जॉब मिल गई है जो अभी यहाँ से गई हैं। हमारे बॉस यही देखना चाहते थे कि आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं। अपने कैबिन में बैठा नैन सब कुछ देख चुका था। नब्या की बातें उसके कानों में घूम रही थी। उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए, आई लाइक इट। बाहर सब लोग शोर मचा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं होता। शोर सुनकर नैन बाहर आता है। क्या पर्सनालिटी थी बंदे की। जिन लोगों में इंसानियत नहीं, उनके लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। आप सब जा सकते हैं। अपनी दमदार आवाज़ में वो ये बोलता है और फिर अपने कैबिन में चला जाता है। उधर नब्या उस औरत को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, जो हॉस्पिटल सबसे नज़दीक था तो वो वहीं गई, और चूंकि सब कुछ पहले से तय था तो डॉक्टर उस बेहोश हुई महिला को देखते ही अंदर ले जाते हैं। नब्या भी साथ में ही थी। आप प्लीज़ जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए, एक नर्स उससे बोलती है। नब्या अपनी फाइल वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही वो महिला झट से अपनी आंखें खोलती है। नर्स उसे देखकर, मैम आप कमाल की एक्टिंग करती हैं। वो महिला कोई और नहीं, नैन की माँ शांति जी थी। वो झट से नब्या की फाइल उठाकर रीड करने लगती हैं। कोई कमी तो थी ही नहीं, पर इन सबसे भी ज़्यादा शांति को नब्या की अच्छाई ने प्रभावित किया था। नब्या उनके लिए कितना परेशान हो गई थी, कितना ध्यान रख रही थी उनका। वो हैरान थी कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे। बाहर नब्या मन ही मन परेशान थी कि अगर नौकरी नहीं मिली तो कामनी उसका जीना हराम कर देगी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, पर अपनी माँ की ज़रूर थी। यही सब सोचते हुए वो अंदर जाती है तो उसे शांति को होश में आया देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है। आप ठीक है ना? आपका घर कहाँ है? कौन है आपके घर में? मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। एक ही सांस में नब्या ने उनकी फिक्र करते हुए पूछा। शांति के दिल पर एक बार फिर छाप छोड़ी नब्या ने, पर वो बस नाम की शांति थी। असल में तो वो पूरी शैतान थी। पूरा खुरापाती दिमाग था उनका, और अब तो नब्या को लेकर दूर तक की सोच ली थी उसने। वो झट से भोला सा चेहरा बनाते हुए, क्या बताऊं बेटा, एक बेटा है पर जरा देखभाल भी नहीं करता। इस उम्र में भी काम करवाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुम बस उसे फ़ोन करके यहाँ बुला दो। यह सुनकर नब्या को बहुत गुस्सा आता है। मन में ये आजकल के लड़कों को हो क्या गया है। एक मेरा भाई है पुष्कर, जिसे माँ की कोई चिंता नहीं है, ये और एक नया आया। आंटी आप मुझे नंबर दो, उसका मैं फ़ोन करती हूँ। अगले ही पल नब्या का फ़ोन घूमता है नैन के पास। उधर नैन बेसब्री से शांति का इंतज़ार कर रहा था। ये माँ अब तक आई क्यों नहीं? तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। हेलो के बच्चे, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस उम्र में अपनी माँ से काम करवाते हो।
बेशरम कहीं के, जबकि वो बीमार है। कैसे बदतमीज बेटे हो तुम। नव्या नैन की अच्छे से क्लास लगाती है। जहाँ नैन शॉक्ड था, वही शांति मुंह दबाकर हंस रही थी। एक्सक्यूज मी, नैन होश में आते हुए बोलता है। अब इंग्लिश झाड़ना छोड़ो और जल्दी से करुणा हॉस्पिटल आओ, तुम्हारी मम्मी वहीं पर है। इतना कहकर नव्या फ़ोन कट कर देती है। नैन समझ जाता है कि यह सब शांति का किया धरा है। अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था वो। कहीं ना कहीं नव्या की बेबाकी तो पहले ही उसके दिल में घर कर गई थी, और अब तो उसके कहने ही क्या, वो जल्दी से हॉस्पिटल भागता है। नव्या शांति की तरफ देखते हुए, वो आ रहा है, आपको कुछ चाहिए? कुछ खाएंगी आप? शांति, नहीं बेटा, पर मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी, वो उसका मन टटोलते हुए बोलती है। कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी मुझे उस सड़े से ऑफिस में काम नहीं करना था, जहाँ के बॉस को बस अपने काम से मतलब हो और अपने वर्कर्स की कोई परवाह ना हो। ठीक उसी वक्त नैन कमरे में आता है और नव्या के मुंह से अपनी तारीफ सुन लेता है। वो मन में, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। शांति की नज़र नैन पर पड़ती है। नैन उसकी तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखता है। क्या माँ, आप भी कुछ भी बोलती हैं? वो टेबल पर रखी नव्या की फाइल उठा लेता है। नव्या उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। नैन उसकी तरफ देखकर, होल्ड ऑन, कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लो। कांग्रेचुलेसन मिस नव्या, यू आर सिलेक्टेड। ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है जिसमें तुम पास हो गई हो, और मैं ही वो बॉस जिसे तुम मन ही मन कोस रही हो। और ये जो बेड पर बीमार बनकर लेटी हैं, ये मेरी माँ है और ऑफिस की हेड हैं। ये बस मेरी टांग खींच रही थी। ये सुनते ही नव्या हैरानी से, व्हाट? अब नव्या शॉक्ड थी। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि अब अपनी कई बातों पर वो बहुत अजीब फील कर रही थी, जो कि उसका चेहरा बता रहा था। वो मैं एक्चुअली उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। नैन ये देखकर, रिलैक्स मिस नव्या, उस वक्त जो सही था तुमने वही किया। तुम्हें जो लगा तुमने किया। अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम सॉरी फील कर रही हो। उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब तुम जा सकती हो। कल 9 बजे ऑफिस में आकर ज्वाइन कर लेना। इतना मीठा बोलता था नैन। नव्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसे जॉब मिल गई थी। थैंक यू सो मच सर। नव्या खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाती है। नैन अपनी माँ के पास जाकर, आप हद करती हैं भाई, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। सिंपल, सादगी से भरी, खूबसूरत दिल, जो मुझे चाहिए सब कुछ है। माँ, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा था, शादी के लिए नहीं। चलिए अब। उधर नव्या खुशी खुशी घर जा रही थी, पर कहीं ना कहीं नैन उसके दिमाग में घूम रहा था। कितना बड़ा बिजनेसमैन, और घमंड जरा सा भी नहीं। और एक वो अक्षय। खैर, वो घर पहुंचकर सबसे पहले अपर्णा को ये खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुनकर अपर्णा तो बहुत खुश होती है, पर कामनी का मुंह बन जाता है। अब तो उसे 20 लाख अपने हाथ से जाते हुए दिख रहे थे। मन में, मैं तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगी नव्या। अगले दिन नव्या ऑफिस चली जाती है। अपना काम वो पूरी शिद्दत से करती है। उसका काम देखकर नैन काफ़ी इम्प्रेस होता है। शांति तो पहले ही उसे पसंद करने लगी थी। देखते देखते 1 महीना हो जाता है। 1 महीने में नव्या सारा काम संभाल लिया था, और कहीं ना कहीं नैन का दिल भी झुकने लगा था। नैन उसकी तरफ, पर नव्या को कोई एहसास नहीं। उसे तो बस अपने काम से मतलब था। नव्या पहले की तरह खुश रहने लगी थी। अगर कोई गलत बात बोलता तो तुरंत उसका मुंह बंद कर देती थी। अपर्णा भी पहले से खुश थी, पर यह देखकर कामनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऊपर से 20 लाख रुपए उसके हाथ से निकल गए थे। इस बात पर उसको अलग गुस्सा था। खैर, एक दिन ऑफिस में शाम हो रही थी और घर जाने का समय हो जाता है। नैन और शांति भी घर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे थे, तभी उनकी नज़र ऑटो का वेट कर रही नव्या पर पड़ती है। अरे नव्या, आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नव्या मना करती है, पर शांति उसकी एक नहीं सुनती। आखिर नव्या को उनके साथ बैठना ही पड़ता है। नैन की नज़रें मिरर में से उसी पर जा रही थीं, पर नव्या तो बस शांति के साथ बातें करने में बिजी थी। बस सर, यहीं रोक दीजिए, वो सामने मेरा घर है। नैन गाड़ी रोकता है और नव्या गाड़ी में से बाहर आती है।
पर बातों बातों में वो अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। थैंक यू करने के बाद वो चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो हैरानी से आंखें फैल जाती हैं उसकी। कामनी उसके कमरे का सारा सामान निकालकर स्टोर रूम में रख रही थी। पुष्कर एक साइड में आराम से खड़ा था। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? तेरा सामान स्टोर रूम में रख रहे हैं और आज से तू माँ के कमरे में रहेगी। तेरा कमरा हमने किराए पर दे दिया है। पर क्यों? नव्या चिल्ला पड़ती है। ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है नव्या, घर की हालत ठीक नहीं है और अभी तक तेरी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा है, पुष्कर बोलता है। कामनी, हाँ वो शादी जो हुई भी नहीं, पैसा बर्बाद हुआ वो अलग। नव्या, पर ये मेरा कमरा है, आप ऊपर वाला कमरा दे दो। पुष्कर उस पर चिल्लाते हुए, ये क्या मेरा कमरा क्या लगा रखा है तूने? और लड़कियों के कौन से कमरे होते हैं? अपना ये मेरा कमरा शादी के बाद अपने घर जाकर करना, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामनी, वो भी अगर तेरी शादी होगी तो मुझे नहीं लगता कभी तेरी शादी होगी। जिसका 2 बार रिश्ता टूट गया हो उसे तो शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए। ये मनहूस तो पूरी जिंदगी हमारा खून पिएगी। कामनी के कड़वे बोल सुनकर नव्या का दिल बुरी तरह टूट जाता है। अपर्णा उसे अपने कमरे में ले जाती है। घर के दरवाजे पर खड़े नैन और शांति सब सुन चुके थे जो कि उसका फ़ोन देने आए थे, पर वो वहीं से वापस हो जाते हैं। नैन, कितनी गंदी तरीके से बात कर रही थी वो नव्या से, वो गुस्से से बोलता है। पर शांति के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन नव्या बुझी बुझी सी ऑफिस आती है। उसे ऐसे देखकर नैन के दिल में एक टीस सी उठती है। नव्या किसी काम से उसके कैबिन में जाती है। नैन उसका फ़ोन उसके सामने रखते हुए, ये कल तुम गाड़ी में भूल गई थी। नव्या वो फ़ोन उठाते हुए, थैंक यू सर, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है पर आज नैन ने एक बार भी नव्या को हंसते हुए नहीं देखा था। खैर, नव्या घर चली जाती है। नैन जल्दी से शांति के पास जाता है। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ ही देर में नव्या घर पहुँच जाती है। हमेशा की तरह उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं, पर गेट पर तो ताला लगा हुआ था। अपर्णा उसके लिए चाय लेकर आंगन में आती है। नव्या थकी हुई सी वहीं बैठ जाती है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पीछे से शांति की आवाज़ आती है। नव्या पीछे मुड़कर देखती है। नैन और शांति घर की चौखट पर खड़े थे और उनके हाथ में कुछ सामान भी था। आइए ना मैम, आइए ना सर, नव्या खड़े होते हुए बोलती है। कामनी भी अपने कमरे से बाहर आती है। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। आप यहाँ? नव्या हैरानी से बोलती है। माँ, ये मेरे बॉस हैं और ये उनकी माँ। बहन जी, हम आपसे आपकी अनमोल चीज़ मांगने आए हैं, शांति अपर्णा के गले लगते हुए बोलती है। अपर्णा, मैं समझी नहीं, भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ? दे सकती हैं आप हमें अपनी नव्या दे दीजिए प्लीज़। मैं अपने बेटे के लिए नव्या को मांगती हूँ और मैं तो शगुन लेकर आई हूँ। यह सुनते ही कामनी का सर घूम जाता है। नव्या हैरानी से नैन की तरफ देखती है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ नव्या, और चाहता हूँ कि तुम ही मेरी जीवन साथी बनो। ये लगा कामनी को दूसरा झटका। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये नहीं हो सकता। इतना कहकर वो ऊपर छत पर चली जाती है। नैन शांति की तरफ देखता है। वो उसे उसके पीछे जाने का इशारा करती हैं। अपर्णा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कामनी मन में, इतने बड़े घर का रिश्ता नव्या के लिए, नव्या के तो भाग खुल जाएंगे। वो तो ऐश करने लगेगी जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अभी इन लोगों को बताती हूँ इसकी सच्चाई। नव्या ऊपर जाती है और पीछे पीछे नैन भी। मेरी बात तो सुनो नव्या। नहीं सर, आप जो चाहते हैं वह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आई रियली? नव्या बीच में ही, क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है। पहले भी किसी ने मुझे छोड़ दिया था। नैन एकदम से उसके करीब जाकर बोल दिया, हो गई तसल्ली? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर ये नहीं होता तो तुम मुझे कैसे मिलती? वो बेहद प्यार से उसके करीब जाते हुए बोलता है। इस तरीके से तो नव्या के कोई करीब नहीं आया था।
उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो नैन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार ही प्यार नज़र आता है। नैन अपना हाथ उसके सामने करता है। थाम लो मेरा हाथ, वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अपर्णा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में जाती है और मौका देखकर कामनी वहाँ आती है। कामनी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी नव्या के लिए रिश्ता लेकर आई हैं, पर कुछ बातें हैं नव्या के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नव्या के बारे में जितना जानना है हम जान चुके हैं, पीछे से नैन बोलता है। कामनी पीछे मुड़कर देखती है। पीछे नैन खड़ा था, जिसने कसकर नव्या का हाथ पकड़ रखा था। कामनी तो जल भुनकर राख हो जाती है। अपर्णा रसोई में से मिठाई लेकर आती है और सबका मुंह मीठा करवाती है। वो कितनी खुश थी, उसका चेहरा बता रहा था, और उसे खुश देखकर नव्या भी खुश होती है। मन में, जैसा लड़का आप कहते थे पापा, वो आज मुझे मिल गया है। आप मेरे साथ नहीं हैं, काश आप होते। चलिए, कामनी के इरादों पर पानी फेरते हुए दोनों का रिश्ता तय होता है। एक बार फिर से नव्या दुल्हन बनती है। एक बार फिर से रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, पर जानबूझकर ये इसका दूसरा पति है ना, और नहीं तो क्या, दूसरा ही तो है। इन सब की बातें नव्या तक पहुंच रही थीं, पर इस बार वो खुद पर कुछ भी हावी नहीं होने देती है। कुछ ही देर में दूल्हा बना नैन आता है। दुल्हन सी सजी नव्या बाहर आती है। शादी की विधियां शुरू होती हैं और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा नव्या के पापा चाहते थे। शायद यह उन्हीं का आशीर्वाद था जो नैन के रूप में नव्या को मिला। कामनी बस जलकर कोयला हो गई थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके चक्कर में पुष्कर ना इधर का रहा ना उधर का। कुछ ही देर में विदाई की रस्म होती है। नव्या अपनी माँ की तरफ देखती है। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि कामनी उसे चैन से जीने नहीं देगी। नैन अपर्णा के पास जाता है। आपने मुझे कुछ नहीं दिया माँ जी, पर जो अब मैं आपसे मांगने वाला हूँ ना, अगर आपने नहीं दिया तो फिर मैं आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊँगा। यह सुनकर सब लोग खुसर खुसर करने लगते हैं। अगले ही पल नैन उसका हाथ पकड़ते हुए, मुझे ये माँ दहेज में चाहिए। यह सुनते ही नव्या का चेहरा खुशी से खिल जाता है और नैन के लिए उसके दिल में प्यार फूट पड़ता है। नैन की जिद के आगे अपर्णा को झुकना पड़ता है। कामनी और पुष्कर बस देखते ही रह जाते हैं। नव्या नैन के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करती है और दिल से नैन को अपनाती है। नव्या ने बिना गलती के सज़ा भुगती, इसलिए आज उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। और अक्षय आज भी जेल में सड़ रहा है, और ऐसे लोगों को वहीं रहना चाहिए।